नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर स्टूडियो में एक दूसरे सेटअप में मैं बैठता हूं जब मैं ये स्टोरीज आपके लिए लेकर आता हूं, लेकिन आज स्टूडियो में शम्स सर जो है वो खुद फोटो सेशन में लगे हुए थे, अपनी तस्वीरें खिंचा रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं ये नई जगह ढूंढता हूं और जो हमारे सीनियर कैमरा पर्सन है विनोद शिकारपुरी जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक कोई दूसरा फ्रेम हमें बना कर दीजिए। तो आज इस नए सेटअप के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज चूंकि एक आराम कुर्सी में बैठा हूँ तो काफ़ी रिलैक्स्ड भी हूँ, बिल्कुल टेक लगाकर, सावधान की मुद्रा में नहीं हूँ। तो जैसे कहानी सुनानी चाहिए या जैसे किसी घटनाक्रम का वर्णन किया जाना चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है कि इंसान को थोड़ा तसल्ली से बैठना भी चाहिए। अगर आदमी बिल्कुल सावधान की मुद्रा में रहेगा तो शायद कहानी बताने में जो सुकून होना चाहिए या जो ठहराव होना चाहिए वो नहीं मिल पाता होगा। तो एनीवे, आज देखिए मैं कहानी के साथ कितना इंसाफ कर पाता हूँ, कितना नहीं। ये जो घटनाक्रम मैं आप लोगों को आज सुनाने वाला हूँ, इसका ताल्लुक मेरठ से है। आप सभी ने मेरठ का नाम ज़रूर सुना होगा। दिल्ली के पास ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे अहम शहर है मेरठ। और मेरठ के हज़ारों लोग, बल्कि मैं कहूँगा लाखों लोग दिल्ली एनसीआर में हर रोज़ आते हैं काम के लिए और फिर दिल्ली एनसीआर से वापस भी जाते हैं। कहने का मतलब ये कि बहुत पास का शहर है। और मेरठ जो है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जो है मेरठ का बड़ा नाम है। जितने बड़े बड़े क्रिकेट के बैट आप लोग देखते हैं ना, चाहे वो एसजी हो, एसएफ हो, एसएस हो, बीडीएम हो, ये सारे बैट, चूँकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंदीदा खेल है लोगों का, तो सारे लोग जो भी क्रिकेट लवर हैं वो इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मेरठ में बनते हैं और इसके अलावा बेशुमार और चीज़ें हैं। तो खैर, आइए मुद्दे की बात करते हैं। मेरठ में 8 दिसंबर की सुबह हापुड़ रोड पर लोगों की नज़र एक ऐसी भयानक दृश्य पर गई, एक ऐसे भयानक मंजर पर गई कि लोग जो है वो सिहर उठे। हापुड़ रोड पर झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश में कोई विजिबल इंजरी मार्क बहुत ज़्यादा नहीं थे। कुछ खरोंच के निशान, कुछ चोट के निशान ज़रूर थे, लेकिन लाश को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है या इतना पीटा गया हो या इतने चाकू मारे गए हों। इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो लेकिन जिस तरह से डेड बॉडी झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई थी, उसे देखकर ये मामला क्लियर कट मर्डर का ही लग रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट के कोई निशान वहाँ मौका वारदात पर नहीं थे। और जिस जगह पर ये लाश मिली थी, उस जगह को देखकर ये भी साफ था कि इस महिला की हत्या उस जगह नहीं की गई थी, बल्कि कहीं और इस महिला की हत्या की गई होगी और लाश को वहाँ लाकर फेंक दिया गया था। लेकिन ये महिला कौन थी, हत्या किसने की, क्यों की, ये सारे सवाल जो है वो जस के तस थे और पुलिस के सामने खड़े थे। पुलिस ने महिला के बारे में पहचान पता करने की शुरुआत की। महिला की उम्र यही तकरीबन 35 से 40 साल के बीच की रही होगी। और जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, महिला की पहचान पता करने की कोशिश की, तो पुलिस को शुरुआती छानबीन में कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि इस एज ग्रुप के किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो उस थाना इलाके में कम से कम दर्ज नहीं हुई थी जहाँ पर ये लाश मिली थी। अब पुलिस ने लाश का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने देखा कि लाश पर जो सोने और चांदी के जेवरात हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया और सरसरी तौर पर जब एग्ज़ामिन किया डेड बॉडी को, तो पुलिस ऑफिसर्स ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ये भी रियलाइज़ किया कि उस महिला के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या रेप जैसी चीज़ भी नहीं हुई थी। तो अगर कोई लूटपाट नहीं हुई, अगर कोई रेप जैसी दुर्घटना नहीं हुई, फिर इस महिला की जान किसने ली और क्यों ली, और कत्ल के पीछे का मोटिव क्या रहा होगा, ये मामला अब पुलिस के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था। पुलिस ने अब आसपास के थाना इलाकों में, बल्कि पूरे मेरठ ज़िले में इस लाश की तस्वीरें भिजवाई सारे पुलिस स्टेशन में, और ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में वो पता करने की कोशिश में जुट गई। 8 तारीख को शाम होते होते पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिल गई और पुलिस को पता चला कि ये महिला जो है लोहिया नगर की रहने वाली है। लोहिया नगर भी मेरठ में ही है और विजय नाम के एक शख्स की पत्नी है। विजय की पत्नी माया। विजय और माया
जो है उनके 3 बच्चे भी हैं। अब मरने वाली महिला की पहचान तो हो गई। जब घर वालों को और ख़ासकर विजय को और बच्चों को पता चला कि माया की मौत हो चुकी है, माया की लाश हापुड़ रोड पर मिली है, हत्या किसी ने कर दी है, तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। विजय भी रोने लगा, बच्चे रोने लगे, संभालना मुश्किल होने लगा। और एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर माया के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया। कोई दुश्मनी की बात जो है वो विजय या घर के लोग नहीं बता पा रहे थे। तो घर वाले बहुत हैरान थे, परेशान तो खैर थे ही, फैमिली मेम्बर की मौत हो गई थी, हैरान भी थे कि क्यों मौत हो गई, किसने हत्या कर दी। और पुलिस के पास भी कोई इम्पोर्टेंट क्लू नहीं था। अब पुलिस ने विजय से और बच्चों से थोड़ी पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ये जानना चाहती थी कि माया जब आखिरी बार घर से निकली थी तो कब निकली थी, क्या बोल कर गई थी और आखिरी बातचीत क्या हुई थी। ये सारी चीज़ें पुलिस जानना चाहती थी। तो पुलिस ने विजय से और बच्चों से बातचीत की। बातचीत के बाद पुलिस को ये पता चला कि माया 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर को अपने घर से, इसी साल की बात है ये, 7 दिसंबर को अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो बाज़ार जा रही है और कुछ देर में लौट कर आएगी। शाम के वक्त वो निकली थी। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद रात को तकरीबन 8-8 बजे के आसपास माया का फ़ोन आया और फ़ोन करके उसने विजय को बताया कि आज रात जो है वो अपने मायके की तरफ चली आई है। कांकर खेड़ा एक जगह है मेरठ में ही। उसका कहना था कि वो कांकर खेड़ा की तरफ आ गई है अपने मायके की तरफ, तो आज रात अपने पीहर में ही, अपने मायके में ही रुक जाएगी, इसीलिए बिल्कुल परेशान ना हो, कल वो वापस आएगी। अब विजय और बच्चों के लिए ये कोई बहुत हैरान परेशान होने की बात नहीं थी। माया अक्सर अपने मायके जाया भी करती थी, रुकती भी थी। तो विजय और बच्चे जो है वो इत्मीनान से सो गए। लेकिन रात को जब उन्होंने माया को फिर से एक आध बार ट्राई करने की कोशिश की, फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, तो उसका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल आ रहा था, स्विच्ड ऑफ आ रहा था। लेकिन तब तो उनको ये पता चल ही चुका था कि वो मायके चली गई है, तो फिर उन लोगों ने और माया को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब माया की लाश मिली हापुड़ रोड पर, तब विजय और बच्चे और सारे लोग जो है वो हैरान भी रह गए और उन्हें लगा कि भाई जब मायके गई थी तो लाश कैसे मिल गई। अब जब पुलिस को ये सारी जानकारी पता चली तो पुलिस ने फिर ये तय किया कि क्यों ना मोबाइल फ़ोन से ही माया के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जाए और माया के मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाए। अब जब पुलिस ने माया के मोबाइल फ़ोन की तलाशी ली, मतलब CDR को एग्ज़ामिन किया, तो CDR को एग्ज़ामिन करने पर उसमें पुलिस को एक पर्टिकुलर नंबर से माया की कई बार बातचीत होने के सुराग मिले, सबूत मिले। ये नंबर दीपक नाम के एक नौजवान का था जो उसी कांकड़ खेड़ा इलाके का रहने वाला था और फ्रूट सेलर था, यानी उसका फलों का कारोबार था। अब दीपक से माया की बहुत फ्रीक्वेंटली बातचीत होती थी। जब दीपक के बारे में पुलिस ने विजय से पूछताछ की और बच्चों से पूछताछ की तो वो इसके बारे में अनजान थे। और ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात थी कि घर की एक महिला, 3 बच्चों की माँ, वो किसी आदमी से बहुत फ्रीक्वेंटली बात करती है और पति और बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई महिला ऐसा कर रही है तो बहुत सीक्रेटली कर रही होगी, और अगर सीक्रेटली कर रही है तो ऐसा क्यों कर रही है। अब ये बात पुलिस को भी खटकने लगी और पुलिस जो है उसको लगने लगा कि माया की मौत से दीपक का कोई ना कोई वास्ता, कोई ना कोई लेना देना ज़रूर हो सकता है। अब पुलिस ने फ़ौरन जो है दीपक को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और उसे आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। अब दीपक से जब पूछताछ हुई तो पहले वो इधर उधर की कहानियाँ सुनाता रहा, लेकिन बाद में उसने ये मान लिया कि हाँ, माया के साथ उसके रिश्ते थे और कई सालों से ये रिश्ता था, लेकिन इसके बारे में माया के घर के लोग नहीं जानते थे। माया अक्सर चोरी छुपे उससे मिलने आती थी और इस बार भी माया उसके पास आई थी और उसी ने माया की हत्या की है, ये भी बात उसने कबूल की। अब सवाल यह है कि अगर माया से उसके रिश्ते थे, चोरी छिपे ही सही, ये इलिसिट रिलेशन जिसे हम कहते हैं आमतौर पर बोलचाल की भाषा में चल रहा था, तो फिर उसने माया की जान क्यों ले ली। तो इसका जवाब दीपक ने दिया। दीपक ने बताया कि 7 दिसंबर की शाम को माया उसके पास आई थी। दोनों ने जो है एक होटल में जाकर टाइम स्पेंड करने का फ़ैसला किया और उसके बाद होटल में ही दोनों ने ड्रिंक्स भी ली और वहीं से
माया ने फ़ोन करके अपने पति को बता दिया कि वो आज मायके में रुकेगी, जबकि मायके में रुकना नहीं था, उसके साथ होटल में ही रुकना था। झूठ बोली वो। और ड्रिंक्स लेने के बाद दीपक में और माया में बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते किसी मसले पर दोनों के बीच में अनबन हो गई। अनबन कहासुनी में तब्दील हुई और कहासुनी हाथापाई में तब्दील हुई और हाथापाई इतनी भयानक हुई कि दीपक के हमले से माया के किसी वाइटल पार्ट में, वाइटल ऑर्गन में चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। अब दीपक कत्ल तो करना चाहता नहीं था, लेकिन कत्ल उसके हाथों हो गया। जब हो गया तो उसे लगा कि अब तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसे फिर ये तरीका समझ में आया कि बचने का यही तरीका हो सकता है कि वो माया की लाश को कहीं ठिकाने लगा दे, ताकि जब लाश मिले तो अलग से तफ्तीश हो और वो रडार पर ही ना आए। कुछ इसी इरादे से उसने अपने फोर्ड इको कार में माया की लाश बड़ी खामोशी से उठाकर रखी। और विडंबना देखिए या कोइंसिडेंस देखिए कि उसे ऐसा करते हुए किसी ने देखा भी नहीं, या हो सकता है किसी ने देखा हो, इग्नोर कर दिया हो, और उसने फोर्ड इको गाड़ी में वो लाश रखी और लाश को उस होटल के पास से ड्राइव करके वो ले गया मेरठ हापुड़ रोड पर। और उसी मेरठ हापुड़ रोड पर ले जाकर एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच में उसने माया की लाश डंप कर दी, फेंक दी, और फिर वो आराम से अपने घर वापस चला गया कांकर खेड़ा में ही, और आराम से इत्मीनान से सो गया। ये 7 तारीख की बात है। लेकिन 8 तारीख को जब माया की डेड बॉडी मिली और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, तो फिर इस मामले का खुलासा हुआ। अब लब्बो लुआब ये है कि एक महिला विवाहेतर संबंधों की वजह से, यानी पति और बच्चों के होते हुए एक अच्छा भला परिवार होने के बावजूद वो नाजायज़ रिश्तों में रही, और ऐसे ही एक रिश्ते की वजह से इस महिला को इतने घातक अंजाम का सामना करना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सीरियल किलर हैदराबाद में और तेलंगाना में अब तक 11 लोगों का कत्ल कर चुका है और कत्ल की वजह बनी है गुप्त खजाना। तो अगर आप उस सीरियल किलिंग के बारे में और उस गुप्त खजाने के बारे में जानना चाहते हैं, उस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स में पढ़ता हूँ। निसार परवेज़ फिटनेस के नाम से एक आईडी है, और वो ये बता रहे हैं कि वो दुबई से हैं, वो फिटनेस ट्रेनर हैं और वो रेगुलर जो है मेरी स्टोरीज सुनते हैं, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। थैंक यू वेरी मच निसार। निसार पीरज़ादा या पीरज़ादे इनका नाम है। तो खैर, बहुत बहुत स्वागत आपका। असल में नाम और सरनेम आईडी में एक साथ क्लब्ड होते हैं ना, तो थोड़ा उसको रिट्रीव करना पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उमा शंकर राज ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सम एलेंट एंटरटेनमेंट पॉइंट के नाम से एक आईडी है। रवि राजन कुमार है, ये बेगूसराय से हैं, और इन्होंने लिखा है कि वो मेरी कहानियाँ सुनते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। थैंक यू वेरी मच। दीपक हीरा जी ने कमेंट किया है, मोहम्मद कादिर ने कमेंट किया है, विवेक ठाकुर, फहद रिस्की व्लॉग्स के नाम से आईडी है, इन्होंने नाइस स्टोरी टेलिंग सर लिखा है। थैंक यू वेरी मच। गुरप्रीत सिंह ने भी कमेंट किया है, और इसके अलावा चिंतामणि ग्यावली जी का कमेंट है, होमी राय का कमेंट है, रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं, रीता छेत्री ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि इवन टुडे पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स बाई ट्रस्टिंग सुपरस्टिशंस, वेरी सैड न्यूज़ उन्होंने कहा। वाकई अंधविश्वास की वजह से आज के ज़माने में भी, जब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, लोग जान गंवाते हैं, तो वाकई बड़ी हैरानी भी होती है और अफसोस भी होता है। परूप शिष्टा जी का कमेंट है। भाविक मोडिया जी ने कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। विजेंद्र सिंह जी, मेहताब अली इदरीशी, मौलाना निसार अहमद नागपुरी, रिबास नेट के नाम से एक आईडी है। अजय मंडल ने भी कमेंट किया है। थोड़ा ये जज्बाती हो गए हैं, और जो हत्यारा है उसके बारे में उन्होंने जो है उसे सख्त सज़ा दिलाने की बात कही है। दिव्या ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। योगा विथ विकास ने कमेंट किया है, पीके चंद्रा ने भी कमेंट किया है, और सुप्रिया पाटिल, और इसके अलावा मरियम मोहम्मद ने भी अपनी बात रखी है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। पुखराज वैष्णव हैं, शिखर रयात हैं, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में तो पढ़ नहीं सकता, मैं हर रोज़ ये बात दोहराता हूँ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करते रहिए। सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, और आज की स्टोरी पर आपकी क्या राय है ये जानना हर रोज़ मेरे लिए बहुत ही क्यूरियस होता है, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की कहानियों को सुनकर। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।